हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की यूनिट 3 का जो सबसे लास्ट टॉपिक है पावर सीरीज अर्थात घात श्रेणी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पावर सीरीज है, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। यदि जेड एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है अर्थात एक सम्मिश्र चर है तथा जेड नॉट कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमें इस टाइप की जो सीरीज है समेसन एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट की होल पावर एन, तो इसी को हम क्या कहेंगे, अब पावर सीरीज कहेंगे अर्थात घात श्रेणी कहेंगे। किसके अबाउट? ये जो पॉइंट है जेड नॉट के अबाउट में, अर्थात ये जो पॉइंट जेड नॉट है या जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड नॉट है, इसको हम इस पावर सीरीज का सेंटर भी कह सकते हैं। अब यदि हम बात करें ये जो नंबर है ए एन, तो इस नंबर को हम क्या कहेंगे, इस पावर सीरीज का कोएफिशिएंट कहेंगे अर्थात इस घात श्रेणी है इसका गुणांक कहेंगे। अब यदि हम ये जो सेंटर है इस पावर सीरीज का जेड नॉट की यदि हम वैल्यू 0 हम कंसिडर कर लेते हैं, तो आपके पास जो गिवन जो पावर सीरीज है ये किस में चेंज हो जाएगी, ये इस पावर सीरीज में चेंज हो जाएगी। अर्थात यदि हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बात करें, क्योंकि जेड नॉट की वैल्यू यदि 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉइंट ओरिजिन है। तो यदि हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बात करें तो जो पावर सीरीज क्या हो जाएगी, समेसन एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड की पावर एन हो जाएगी। हमने क्या किया, जस्ट जेड नॉट की वैल्यू 0 रिप्लेस की यहाँ। इसके बाद यदि हम बात करें सम फंक्शन ऑफ पावर सीरीज अर्थात घात श्रेणी का योग फलन की बात करें, तो वो क्या होता है इसको समझते हैं। मान लो हमें एक पावर सीरीज गिवन है समेसन एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड की पावर एन, और यदि हम इस पावर सीरीज की वैल्यू को यदि हम फाइंड कर सके, जैसे यहाँ हम सीरीज है ये, तो समेसन की वैल्यू एन बराबर 0 से यहाँ वेरी कर रही है, तो सबसे फर्स्ट जब एन बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या टर्म आएगा, A0 आ जाएगा, क्योंकि जेड की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फर्स्ट टर्म मिलेगा हमें A0 प्लस, क्योंकि समेसन का मतलब है प्लस करना। एन बराबर 1 रखेंगे तो नेक्स्ट दूसरा टर्म मिलेगा आपको A1 जेड मिलेगा प्लस A2 जेड स्क्वायर मिलेगा प्लस, ऐसे टर्म्स आपको मिलते जाएंगे। यदि हम किसी तरह इन सारे पदों का यदि हम योग कर पाते हैं और इसकी वैल्यू को यदि हम फाइंड कर पाते हैं, तो जो भी आपको वैल्यू मिलेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, उस पावर सीरीज का योग फलन। क्योंकि ये सीरीज जेड में है तो आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो जेड के टर्म्स में मिलेगी, तो हम इसको एफ जेड से डिनोट कर दिया। तो मैंने यही लिखा है कि आपको ये पावर सीरीज गिवन है, इस पावर सीरीज का जो सम फंक्शन है उसको मैंने एफ जेड से डिनोट कर दिया। और वो होता क्या एक्चुअली कि उस पावर सीरीज के हर एक टर्म को लिखकर यदि उसका सम करेंगे, उसका योग करेंगे, तो जो वैल्यू मिलेगी उसी को हम उस पावर सीरीज का सम फंक्शन बोल सकते हैं। अब वो सम फंक्शन जैसे आपको मान लो ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई, तो ये इनफाइनाइट सीरीज है, तो आप A/1 माइनस आर का फॉर्मूला लगा कर डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो उस सीरीज पर डिपेंड करता है कि वो सीरीज किस टाइप की है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज की बात करते हैं, तो इसमें जो दो तरह का कन्वर्जेंस है। फर्स्ट है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, अर्थात जो भी घात श्रेणी है इसके निरपेक्ष अभिसरण, उसकी बात करते हैं। तो निरपेक्ष अभिसरण क्या होता है किसी भी घात श्रेणी का? तो मान लो हमें एक ये पावर सीरीज गिवन है, तो यदि ये पावर सीरीज है वो स्वयं क्या है, कन्वर्जेंट है। मतलब ये पावर सीरीज है, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। और इस पावर सीरीज के हर एक टर्म की यदि हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले, एब्सोल्यूट का मतलब निरपेक्ष मान लो जैसे आप समेसन की वैल्यू रखते जाएंगे, और यदि कोई टर्म्स नेगेटिव भी आ रहा है तो आपको क्या करना है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर उसको पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, तो ये जो सीरीज है, इस सीरीज के हर एक टर्म है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को लेकर जो हम पावर सीरीज बनाएंगे, यदि वो पावर सीरीज भी क्या हो जाए, कन्वर्जेंट हो जाए, अभिसारी हो जाए, तो हम कहेंगे कि जो गिवन जो पावर सीरीज है, दी गई जो घात श्रेणी है, वो क्या हो जाएगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी, अर्थात निरपेक्ष अभिसारी हो जाएगी। ठीक, तो निरपेक्ष अभिसारी की ये डेफिनेशन है कि जो भी पावर सीरीज गिवन है वो स्वयं कन्वर्जेंट होनी चाहिए, और उस पावर सीरीज के हर एक टर्म की एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर, देखो यहाँ मॉड्यूलस लगाया है, तो आप समेसन की वैल्यू वेरी करोगे ना, एन बराबर 0, तो यहाँ मॉड A0 आ जाएगा। मतलब यदि A0 की वैल्यू नेगेटिव भी है तो मॉड्यूलस क्या करेगा, उसको पॉजिटिव बना देगा। तो इसका मतलब हर एक टर्म को
कि एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर जो पावर सीरीज बन जाए, यदि वो पावर सीरीज में क्या मिल रही है आपको, कन्वर्जेंट हो जाए, मतलब अभिसारी हो जाए, तो इस स्थिति में गिवन पावर सीरीज क्या हो जाएगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी। सेकंड, यदि हम कन्वर्जेंट क्राइटेरिया की बात करें तो वो हो जाएगा कंडीशनल कन्वर्जेंट, अर्थात इसको हिंदी में बोलते हैं सशर्त अभिसारी। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो सशर्त अभिसारी में क्या होगा, यदि मान लो आपको ये पावर सीरीज गिवन है, समेसन n वेरीज फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी a n z की पावर n, और ये पावर सीरीज क्या गिवन है आपको, ये पावर सीरीज गिवन है कि वो कन्वर्जेंट है। अब यदि हम इस पावर सीरीज के हर एक टर्म की एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर, मतलब मान लो इस पावर सीरीज में कोई टर्म नेगेटिव भी है तो उसके वो क्या बनाना है, आपको पॉजिटिव बनाना है। तो सारे के सारे टर्म है ना, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर जो पावर सीरीज बनाएंगे, यदि वो पावर सीरीज क्या हो जाए, डाइवर्जेंट हो जाए, अपसारी हो जाए, तो इस स्थिति में कहेंगे कि ये जो गिवन पावर सीरीज है वो क्या है, कंडीशनली कन्वर्जेंट, अर्थात सशर्त अभिसारी है। तो दोनों में एक माइन्यूट डिफरेंस है, इसमें वो पावर सीरीज वो स्वयं कन्वर्जेंट, और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से जो पावर सीरीज बनेगी वो भी कन्वर्जेंट, दोनों ही कन्वर्जेंट। इसमें क्या होगा, जो गिवन पावर सीरीज है वो तो कन्वर्जेंट, बट इस पावर सीरीज के हर एक टर्म की एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर जो पावर सीरीज बनाएंगे वो पावर सीरीज क्या हो जाए, डाइवर्जेंट हो जाए, अपसारी हो जाए, तो हम कहेंगे इसको सशर्त अभिसारी अर्थात कंडीशनल कन्वर्जेंट कहेंगे। अब यदि हम बात करें इस कन्वर्जेंस के बेस पर थ्योरम की, तो फर्स्ट जो थ्योरम है वो है एबल्स थ्योरम, ठीक है। तो एबल्स थ्योरम किसके बेस पर है, ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है, इसके बेस पर थ्योरम है, ठीक है। तो क्या स्टेटमेंट है, सबसे पहले वो देखते हैं हम। मान लो आपको एक पावर सीरीज गिवन है, समेसन n वेरीज फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी a n z की पावर n, और आपको गिवन है कि ये जो पावर सीरीज है वो z के एक विशेष मान, पर्टिकुलर मान z0 के लिए क्या है, कन्वर्जेंट है। ये क्वेश्चन में आपको इस थ्योरम में गिवन है। तो हमें क्या प्रूव करना है, तो एबल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये जो पावर सीरीज है ना वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, किस मान के लिए, z के वो सारे मान के लिए जिसकी जो वैल्यू है एब्सोल्यूट वैल्यू वो z0 से लेस देन है। तो एबल्स थ्योरम का ये बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, जो भी पावर सीरीज गिवन है आपको वो z के किसी पर्टिकुलर मान के लिए आपको कन्वर्जेंट गिवन है, दे रखा है। तो एबल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगी, ये जो गिवन पावर सीरीज है ना वो z की सारी वैल्यू के लिए, जो इस z0 पॉइंट से जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन है ना, उनके लिए भी क्या होगी, ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी। अब यदि हमें किसी भी पावर सीरीज है उसको एब्सोल्युटली यदि कन्वर्जेंट प्रूव करना है, तो हमें पता है कि गिवन पावर सीरीज है वो कन्वर्जेंट होनी चाहिए, और सेकंड कंडीशन है कि उस पावर सीरीज के हर एक टर्म की जो एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर ये जो सीरीज बनेगी, इसको भी यदि हम क्या कर दें, कन्वर्जेंट प्रूव कर दे, तो वो सीरीज क्या हो जाएगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो हम थ्योरम को इसी डेफिनेशन के जो बेस है उस पर ही हम सॉल्व करेंगे। तो देखो आपको जो गिवन पावर सीरीज वो क्या गिवन है कि वो z की एक पर्टिकुलर वैल्यू z0 के लिए कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो ये आपको ये गिवन है। अब हम जानते हैं कि कोई भी सीरीज है, जैसे मान लो आपको ये सीरीज है, यदि ये कन्वर्जेंट है तो हम जानते हैं कि जो कन्वर्जेंट की जो नेसेसरी कंडीशन होती है किसी भी श्रेणी है, उसके जो अभिसरण की जो आवश्यक शर्त होती है क्या होती है कि उस सीरीज का यदि आप nवां पद लेते हो और आप उस nवें पद पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी की वैल्यू यदि फाइंड करते हो ना, तो वो कन्वर्जेंट है ना, तो हमेशा आपको 0 मिलेगी। ये कन्वर्जेंट की क्या कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है। बट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो सीरीज है वो तो कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस nवें पद पर यदि आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी की वैल्यू मिलेंगे तो हमेशा उसकी वैल्यू 0 आएगी आएगी, क्योंकि सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट के लिए हमें गिवन है। सेकंड कंडीशन हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि पावर सीरीज ये गिवन है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट होने का मतलब है इसके सम फलन की वैल्यू, सम फंक्शन, मतलब यदि आप इस सीरीज की के योग की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू आपको फाइनाइट मिलेगी। अब फाइनाइट उसी स्थिति में मिल सकती है जब इस श्रेणी का हर एक टर्म है वो क्या एक्चुअली फाइनाइट नंबर हो, मतलब किसी न किसी रियल नंबर k है जिसको आप कितना भी लार्ज कह दो, तो उस नंबर से तो सारे टर्म्स क्या होने चाहिए, लेस देन होने चाहिए, तभी तो उसकी वैल्यू फाइनाइट मिल रही है। तो सेकंड कंडीशन हम लगा सकते हैं, बिकॉज पावर सीरीज कन्वर्जेंट गिवन है, तो मैंने यहाँ से ये कंडीशन अप्लाई कर दी कि इस सीरीज़ का जो हर एक टर्म है, क्योंकि यहाँ n की आप कोई भी वैल्यू लो, n बराबर 1 लो, तो उसका मतलब
यदि हम बात करेंगे सेकंड टर्म, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रही है तो फर्स्ट टर्म तो ए नॉट हो जाएगा। फिर आप नेचुरल नंबर एन बराबर 1 लेंगे तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, एन बराबर 2 लेंगे तो सेकंड टर्म। तो इसका मतलब आप किसी भी टर्म्स की बात करें तो बात करते हो तो हर एक टर्म क्या होगा, किसी न किसी रियल नंबर के से तो लेस देन होगा। ये किसकी कंडीशन से, क्योंकि सीरीज कन्वर्जेंट है, तो उसका मतलब हर एक टर्म आप कोई भी बात करो एक रियल नंबर ऐसी होगी जिससे सारे टर्म उससे तो क्या हो गए, लेस देन हो गए। तो हमारे पास ये एक सेकंड कंडीशन आ गई। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें उस सीरीज को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट प्रूव करना। तो इसका मतलब एब्सोल्युटली क्या डेफिनेशन है कि उस सीरीज के हर एक टर्म की एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर आपको क्या करनी है, जो सीरीज बनानी है उसको भी आपको कन्वर्जेंट प्रूव करनी है। तो मान लो मैंने उस सीरीज का एनवा टर्म्स लिया, ठीक है, उसकी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ली। अब ये क्योंकि एनवा टर्म है तो आप एन की वैल्यू कुछ भी रखो तो उससे करेस्पॉन्डिंग वो टर्म कोई भी हो सकता है। फिर हम क्या करेंगे, बहुत सारे समेशन लगा देंगे तो वो सीरीज किस में आ जाएगी, एब्सोल्यूट टर्म्स में आ जाएगी। तो हमें ये जो सीरीज है ना, क्योंकि हम इस टर्म की वैल्यू इसलिए फाइंड करेंगे ताकि हम समेशन लेंगे ना तो आपके पास क्या बन जाएगी, ये सीरीज बन जाएगी। और फिर हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्जेंट प्रूव कर देंगे। अब क्योंकि हमें गिवन क्या है कि जो सीरीज आपको गिवन थी ना वो तो पॉइंट जेड नॉट पर कन्वर्जेंट थी, तो मैंने क्या किया, जेड नॉट की पावर एन से ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे भी डिवाइड किया, तो अब वापस कैंसिल हो गया तो आपको ये टर्म मिलेगी। उसके बाद आपके पास जैसे ये टर्म मान लो पूरा टर्म ए और ये टर्म बी है, ठीक है, ये पूरा टर्म ए और बी, तो आपके पास मॉड ए बी की क्या प्रॉपर्टी है, मॉड ए मॉड बी, तो मैंने उसको मॉडुलस की प्रॉपर्टी से ऐसे लिख लिया, मॉडुलस ए मॉडुलस बी। इसकी कितनी वैल्यू गिवन है, बिकॉज आप एन की कोई भी वैल्यू लो इसकी वैल्यू तो हमेशा लेस देन इक्वल टू के, तो मैंने ये जो वैल्यू है यहाँ पुट कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, जो इक्वल का साइन है वो क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू के, और ये टर्म एज इट इज रखा मैंने। तो हमारे पास क्या आ गई, मॉडुलस ए एन जेड की पावर एन की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू के मॉड जेड अपॉन जेड नॉट की होल पावर एन। अब हम क्या करेंगे, बहुत सारे समेशन ले लेंगे और समेशन की वैल्यू एन बराबर जीरो से इन्फिनिटी, इधर भी समेशन एन बराबर जीरो से इन्फिनिटी, बहुत साइड मैंने क्या किया, समेशन अप्लाई कर दिया। अब यदि हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड है उसमें तो क्या ये के कांस्टेंट है और एन जो है वो एन तो इस पर है, तो हम क्योंकि एन की वैल्यू है ना वो के पर डिपेंड नहीं करे, तो हम क्या कर सकते हैं, इस के को समेशन से बाहर ला सकते हैं। तो मैंने के को क्या लिया, आउटसाइड ले लिया समेशन से, और आपके पास सीरीज क्या हो गई, समेशन एन वैल्यूज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी मॉडुलस जेड अपॉन जेड नॉट की होल पावर एन। अब यदि आप एन की वैल्यू रखते जाएंगे तो देखो एन बराबर जीरो रखेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, इस टर्म की पावर जीरो मतलब 1 आ जाएगा, प्लस एन बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा मॉड जेड अपॉन जेड नॉट, प्लस 2 रखेंगे तो मॉड जेड अपॉन जेड नॉट का होल स्क्वायर, प्लस डॉट 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 ऐसे सीरीज बनेगी। और ये सीरीज कैसे मिलेगी, ये तो क्या है आपके पास गुणोत्तर श्रेणी है, सही ना, ज्योमेट्रिक सीरीज है। और कैसे ज्योमेट्रिक सीरीज है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या है ना इन्फिनिटी, तो ये आपके पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है ना, उसके सम फलन की वैल्यू जो होती है, योग फलन क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, ए का मतलब प्रथम पद अपॉन 1 माइनस आर का मतलब कॉमन रेशियो, डायरेक्ट इस आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। बट ये जो वैल्यू है वो आप तभी लिखोगे जब आपके पास जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म से निकाल सकते हो, या थर्ड अपॉन सेकंड, तो वो आ जाएगी जेड अपॉन जेड नॉट आ जाएगी मॉडुलस में। तो क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें किन जेड के मानों के लिए हमें इसको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट प्रूव करना है, तो वो है कि जेड जिन जेड की वैल्यू जेड नॉट से लेस देन है, मतलब जिन जेड की वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू जेड नॉट से लेस देन है उसके लिए। तो हमारे पास यहाँ से क्या कंडीशन आई, जब हमने इसको डिवाइड में भेजा तो हमारे पास आ गई मॉड जेड अपॉन जेड नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी मिली है, लेस देन 1। ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है, तो हमने इस कंडीशन से इसको ऐसे लिख लिया। इसका ये मतलब हुआ कि जो आपके पास ये जो इक्वेशन थर्ड में जो आपको गुणोत्तर श्रेणी जो मिल रही है उसका जो सार्व अनुपात है उसकी वैल्यू लेस देन है, तो ऑब्वियसली हम क्या कर सकते हैं, इस जो सीरीज है गुणोत्तर श्रेणी इसके योग फलन की वैल्यू लिख सकते हैं, मतलब उसका मान हम लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म था इसकी वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस आर, और आर की वैल्यू क्या थी, मॉड जेड माइनस जेड नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब ये सीरीज तो कन्वर्जेंट हो गई, क्योंकि हम इसकी सम की वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि कॉमन रेशियो की वैल्यू लेस देन 1 हो गई, तो ये सीरीज क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई, और कन्वर्जेंट होती है तो हम इसके योग फलन की वैल्यू लिख सकते हैं। तो मैंने ये लिखा है कि जो राइट हैंड साइड में जो आपको सीरीज दे रखी है वो एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, गुणोत्तर श्रेणी है, और उसके सार्व अनुपात है, कॉमन रेशियो की वैल्यू लेस देन 1 है, तो ये सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है। और ये कन्वर्जेंट है तो ये
इस सीरीज को आप किसी भी कांस्टेंट से गुणा करोगे तो वो भी क्या होगी, वो भी एक ज्योमेट्रिक सीरीज होगी जो कि कन्वर्जेंट होगी। कांस्टेंट से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। हर एक टर्म को कांस्टेंट से गुणा कर दो तो ज्योमेट्रिक सीरीज तो वही रहेगी, है ना। तो ऑब्वियसली वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट ही होगी। अब ये राइट हैंड साइड में आपकी जो भी सीरीज है वो यदि पूरी कन्वर्जेंट है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो सीरीज है वो क्या है, इस सीरीज से तो लेस देन है। तो इसका कि ये मतलब है कि जब ये कन्वर्जेंट तो क्या होगी, आप कंपैरिजन टेस्ट या तुलना परीक्षण से आप कह सकते हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड में सीरीज होगी वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। यहाँ हमने कौन सा टेस्ट अप्लाई किया है, कंपैरिजन टेस्ट, तुलना परीक्षण। तुलना में क्या होता है कि मान लो आपको दो सीरीज गिवन है और एक सीरीज है ना वो दूसरे से लेस देन है। जैसे ये मान लो आपके पास ये सीरीज ए एन है और ये बी एन है, तो बी एन क्या है वो एक्चुअली सॉरी ए एन है वो बी एन से लेस देन है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यदि ये जो कन्वर्जेंट हो जाए ना तो इसको तो कन्वर्जेंट होना ही पड़ेगा, सही ना, क्योंकि ये इससे लेस देन है। तो हमने डायरेक्ट लिख लिया कि जो तुलना परीक्षण से अकॉर्डिंग कंपेरिजन टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, ये सीरीज लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट होगी, सही ना। अब यदि आप डेफिनेशन को यदि आप रिकॉल करते हो एब्सोल्युटली, तो क्या होती है कि जो भी पावर सीरीज है आपको गिवन है वो भी कन्वर्जेंट होनी चाहिए, और उस पावर सीरीज के हर एक टर्म की एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर, जैसे ये जो भी टर्म्स थे वो हर एक टर्म की एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर जो निरपेक्ष मान लेकर जो सीरीज बनाई ना वो भी कैसी आ रही है, कन्वर्जेंट आ रही है। तो इसका मतलब दी गई पावर कैसी होगी, जो दी गई पावर सीरीज होगी वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, अर्थात निरपेक्ष अभिसारी होगी। बट किस वैल्यू के लिए, जेड के उन सभी मानों के लिए जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू है वो जेड नॉट से लेस देन है, क्योंकि आपको ये कंडीशन है वो क्वेश्चन में या इस थ्योरम में गिवन था। तो इस तरह से इस थ्योरम का प्रूफ हो गया। अब यदि हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सर्कल एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट, अर्थात अभिसरण वृत्त तथा अभिसरण की जो है त्रिज्या की हम बात करते हैं। तो सबसे इसमें फर्स्ट जो टर्म है वो है सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। तो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, मान लो आपको एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है मॉड्यूलस जेड इज इक्वल टू आर, बिकॉज हम जानते हैं कि जो सर्कल है इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है मॉड जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर होती है, जहाँ ये जो जेड नॉट होता है वो सर्कल का क्या होता है, सेंटर होता है, केंद्र होता है। बट हमारे पास इस स्थिति में क्या गिवन है, मॉड जेड इज इक्वल टू आर। इसका मतलब इस सर्कल है इसका सेंटर कितना है, 0 गिवन है और रेडियस आर गिवन है। तो इस सर्कल है इसको हम सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस अर्थात अभिसरण का जो वृत्त है वो कब कहेंगे, यदि जो भी आपको पावर सीरीज गिवन है वो यदि क्या हो जाए, वो कन्वर्जेंट हो जाए अर्थात अभिसारी हो जाए। किसके लिए, जेड के उन सभी मानों के लिए जो इस वृत्त के अंदर हो। मतलब जैसे मान लो ये आपको एक सर्कल गिवन है, सही ना, जिसकी रेडियस कितनी है, आर है, और यदि आप कोई पावर सीरीज ले रहे हो और वो पावर सीरीज जेड के सभी मानों के लिए इस वृत्त के अंदर क्या हो जाए, कन्वर्जेंट हो जाए। मतलब जेड की आप कोई भी वैल्यू इस सर्कल से अंदर ले रहे हो और उस जेड के वैल्यू के लिए पावर सीरीज आपको कन्वर्जेंट मिले, तो इस स्थिति में उस सर्कल को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस बोलेंगे। और उस सर्कल की जो रेडियस है, ये जो आर है, इसी को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अर्थात अभिसरण की त्रिज्या बोलेंगे। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसकी कि ऐसा वृत्त जिसमें जेड के सभी मानों के लिए जो पावर सीरीज है वो क्या हो जाए, कन्वर्जेंट हो जाए, तो वो तो हो जाएगा सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। और उस सर्कल की जो रेडियस है जिसके अंदर पावर सीरीज कन्वर्जेंट है तो वो हो जाएगी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट। तो मैंने इन्हीं टर्म को ऐसे एक्सप्लेन किया है कि यदि हम सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस की बात करें, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, जिनकी जेड के वो सारे मान जो इस सर्कल के अंदर हो। तो ऑब्वियसली मैंने ये लिखा कि ऐसे सारे जेड की वैल्यू जिनकी वैल्यू है ना लेस देन आर हो, मतलब त्रिज्या से कम हो, तो उसका मतलब वो अंदर होगी और उसके अंदर क्या होगी, पावर सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी। यदि हम बात करें आउटसाइड द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, इस जो सर्कल है उसके यदि बाहर बात करें तो हमेशा जो पावर सीरीज होगी वो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, अपसारी होगी। अब सबसे लास्ट केस आता है कि यदि हम बात करें जेड के वो सारे मान जिसकी वैल्यू है ना वो आर के इक्वल है। आर के इक्वल का मतलब है एग्जैक्ट जो जेड है ना वो जो परिधि पर लाइज कर रहे हैं उस सर्कल की सर्कमफेरेंस पर यदि जो जेड के मान है उनके लिए बात करें तो हम उस स्थिति में कुछ भी नहीं कह सकते, अर्थात जो परिधि पर है, बाउंड्री पर जो पॉइंट है जेड, उनके लिए जो पावर सीरीज है वो कन्वर्जेंट भी हो सकती है और
डाइवर्जेंट भी हो सकती है। तो वो किस पर डिपेंड करेगी, वो इस जेड के मान पर डिपेंड करेगी कि जेड की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो ये तो हो गई कन्वर्जेंट की कंडीशन हो गई, और सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो गया। तो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर पावर सीरीज कन्वर्जेंट हो गई, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस से बाहर पावर सीरीज डाइवर्जेंट हो गई, और सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस के ऊपर मतलब उस सर्कल के ऊपर यदि बात करें तो वो जेड पर डिपेंड करेगी कि जेड की क्या वैल्यू है। उसके बाद जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो यूनिवर्सिटी में बहुत बार पूछे गए। तो सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो इन्हीं दो फॉर्मूले हैं, इन्हीं पर सॉल्व होने वाले। तो हम बात करेंगे कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो हम किसी भी पावर सीरीज के हम कैसे फाइंड करेंगे। तो मान लो आपको ये जो पावर सीरीज गिवन है, समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी an z की पावर n, और इस पावर सीरीज की मान लिया कि हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी है, r है। तो ये जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किसके इक्वल होती है, 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस an की होल पावर 1/n। तो फर्स्ट जो फॉर्मूला है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने का, इसको हम बोलते हैं हार्डामार्ड फार्मूला। सही ना, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का कोई भी न्यूमेरिकल आपको यदि सॉल्व करना है तो फर्स्ट फॉर्मूला तो आपको क्या करना है, आपके पास ये रहा। अब आपके पास ध्यान रखना कि इसमें ये जो ए एन है वो क्या है। तो देखो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको देखना कि जो भी पावर सीरीज गिवन है इसमें जेड का जो गुणांक है ना, जिसको हमने कॉफिशिएंट कहा था किसका, उस पावर सीरीज का, तो वो वैल्यू आपको लिखनी है। तो जैसे हमारे पास ए एन की वैल्यू क्या हो गई, जो जेड माइनस जेड नॉट की होल पावर एन होती है ना, उसका जो गुणांक होता है ना वो हो जाएगा आपका ए एन हो जाएगा। तो जैसे आपको ए एन मिल जाएगा, फिर क्या करना, उस ए एन का मॉडुलस लेना है। मॉडुलस का मतलब है कि यदि नेगेटिव है तो उसको भी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी, पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, तो ए एन मिल जाएगा, फिर इसका मॉडुलस लेना है, फिर क्या करना है 1/n करनी है पावर, और आपको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगानी है। तो जो वैल्यू आएगी ना वो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1/r के इक्वल आ जाएगी। तो वहाँ से आपको r की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, सेकंड जो फॉर्मूला है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट फाइंड करने का वो है कोचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। अब आपको ध्यान रखना है कि ये थ्योरम या ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है, कि जब आप इस स्थिति में उसकी वैल्यू आप फाइंड नहीं कर पा रहे। सही ना, यदि कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है या आप उस स्थिति में फाइंड नहीं कर पा रहे, तो आप क्या कर सकते हो, हम जानते हैं कि जो ये जो टर्म होता है ना वो एक्चुअली किसके इक्वल होता है, इस टर्म के इक्वल होता है। किस थ्योरम के अकॉर्डिंग, कोचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको इस टर्म की वैल्यू है ना वो वही मिलेगी जो हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉडुलस ए n + 1/an की वैल्यू होगी। मतलब जो भी पावर सीरीज गिवन है, पावर सीरीज गिवन है, वहाँ से कॉफिशिएंट लिख लेना है, और आपको क्या करना है an मिल जाएगा, फिर an में जहाँ n है ना वहाँ n+1 करना है, फिर an + 1/an की वैल्यू निकालनी है, और फिर लिमिट की n टेंस टू इन्फिनिटी वैल्यू निकालनी है। तो जो वैल्यू मिलेगी ना वो किसके इक्वल आएगी, इसके इक्वल आ जाएगी, और ये वैल्यू तो किसके इक्वल है, 1/r के इक्वल है। ठीक है, तो वहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, r की वैल्यू मिलेगी। बट कंडीशन ध्यान रखना कि जो ये जो फॉर्मूला है या ये जो थ्योरम है कोची सेकंड थ्योरम और लिमिट है, ये फॉर्मूला आपको उसी स्थिति में वैल्यू आपको मिलेगी जब आपके पास जो राइट हैंड साइड है उसमें लिमिट क्या कर जाए, एग्जिस्ट करे, अर्थात उसकी वैल्यू या तो आपको फाइनाइट मिले या इनफाइनाइट मिले, मतलब वैल्यू मिलनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप पता ही नहीं लगा पा रहे हो कि एक्चुअली इसकी वैल्यू आएगी या नहीं आएगी, मतलब वो स्थिति अनसर्टेनिटी नहीं करनी चाहिए। सही ना, इन्फिनिटी भी आ सकती है इसकी वैल्यू, इस लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटी भी आ सकती है और फाइनाइट भी आ सकती है, बट एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू मिलनी ही चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगी वहाँ से, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब इस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के बेस पर जो न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम है वो हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।